नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात की है और इस दौरान सीएम ने कहा कि कोरोना काल में जब हमने गाइडलाइंस जारी की तो वैसे ही गाइडलाइंस केंद्र सरकार ने दूसरे दिन जारी कर दी। और साथ ही चुनाव को लेकर सीएम ने कहा कि बीजेपी चुनाव अकेले नहीं लड़ती, उसके साथ ईडी, आईटी और DRI समेत तमाम सेंट्रल एजेंसियां लड़ती हैं। कोरोना काल में भी जब हम लोगों ने गाइडलाइन जारी किया, वो गाइडलाइन दूसरे दिन केंद्र सरकार का जारी हुआ। फिर आप देखेंगे गोधन न्याय योजना लागू किए, तो भारत सरकार ने कहा कि गोबर खरीदी की व्यवस्था की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य भी गोबर खरीदने के लिए तैयारी कर रहा है। धान से इथेनॉल बनाने की बात हमने की, अब वो चावल तक अटके हुए हैं। धान में हर साल उसको परमिशन लेना पड़ेगा, थोड़ी सी झिझक है। अब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले, केंद्र सरकार भी करे कि हम लोग भी अपग्रेड करेंगे स्कूलों को। सारी चीज़ तो नकल करते जा रहे हैं। यहाँ भी आए हैं तो मैं यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा स्वामी आत्मानंद, पाकिस्तान के बारे में एक बार कहा जाता था ना कि 2 एम्पायर भी वो खेलते पाकिस्तान की तरफ से। तो अब फिर उसके बाद से इंटरनेशनल एम्पायर नियुक्त करना शुरू हुए। तो वैसी भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ती, उसके साथ ईडी है, आईटी है, DRI है, CBI है, सारे सेंटर। इसके पहले मानपुर, मोहला और चौकी जिला, खैरागढ़ और सारंगढ़ जिला, 3 जिला हो चुका, आज 2 जिले और। इस कार्यकाल में हमारे 6 जिले बने। पहले गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला, अब वो अपने अस्तित्व में आ चुका है। अब ये जिले जो बने हैं उसमें सभी कार्यालय स्थापित करना है और सुविधाएं देना है, जिससे आम जनता और प्रशासन के बीच जो दूरी है उसमें कमी आएगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज फिर एक बड़ी बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि सीएम हाउस में बैठक आयोजित की गई। जबलपुर संभाग में यूरिया वितरण में मिली शिकायतों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूरिया वितरण की विस्तृत समीक्षा की गई और साथ ही यूरिया वितरण की समीक्षा कर मुख्यमंत्री अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश में कहीं भी किसानों को खाद की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये नहीं चलेगा कि इनके कारण अफरा तफरी मच जाए। भैया ये जो आवंटित किया था इनको 70 और 30, इसका पालन करने के लिए बाध्य थे कि नहीं? जी बिल्कुल। तो फिर कैसे? मैं इस पूरी घटना की जानकारी चाहता हूं। ये गड़बड़ कैसे हुई, कहां हुई, किसने की, कौन बताएंगे? कमिश्नर बताएंगे, कलेक्टर बताएंगे? सर मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ सर। ये जो घटना हुई है सर, ये क्रपको फर्टिलाइजर लिमिटेड है। ये उन 7 कंपनी में से एक है जो जबलपुर के क्षेत्र में फर्टिलाइजर को सप्लाई करते हैं। इनके द्वारा एक अलग परिवहनकर्ता को नियुक्त किया गया है फर्टिलाइजर सप्लाई के लिए। DPMK फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इस कंपनी ने ही एक फर्टिलाइजर को नियुक्त किया है जो परिवहन करता है। तो ये जो रैक थी सर, ये रैक लगने की सूचना मिली थी 25 तारीख को और 25 अगस्त को, और उनको प्रोग्राम दे दिया गया था कि इस रैक में जो 2600 मेट्रिक टन यूरिया आया है वो किस जिले के किस डबल लॉक में पहुंचाया जाना। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि नशे और शराब को लेकर अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि शराबबंदी होनी चाहिए और साथ ही उन्होंने कहा कि शराब से आए राजस्व को अपना मूल आधार न बनाएं। शिवराज जी से खूब लंबे वार्ता होती रही लगातार, और अंत में शिवराज जी ने ही, मैंने कहा कि आप ही इस बारे में बयान दें। इसलिए आपको स्मरण होगा उन्होंने ANI को सिंगल बयान दिया और जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में जितना संभव हो सकेगा वो सुधार कर लेंगे और आगामी वर्ष की शराब नीति में हमारे सभी प्रस्तावों को, परामर्शों को वो शामिल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे क्या लगा जब मैं इसमें आई शराब के विरोध में, तो मुझे लगा कि ये देश की ही व्यापक समस्या है और चूंकि ये विषय राज्य का है, इसलिए
इस पर केंद्र कोई नीति नहीं बना सकता है, सरकार, लेकिन पार्टियां नीति बना सकती हैं। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो अपनी अपनी पार्टी की, यदि उनकी सरकारें हैं, जैसे भाजपा की हैं अधिकतम, कोई कांग्रेस की हैं या अन्य दलों की हैं, वो अपने अपने राज्यों में नीति बना सकते हैं कि किस प्रकार से एक नियंत्रित शराब नीति हो। शराबबंदी के लिए कही नहीं कभी, क्योंकि जब मैंने ही नहीं की तो मैं दूसरे को कैसे कह सकती हूँ। लेकिन मैंने शराब पे कंट्रोल कर लिया था पूरी तरह से। उस समय शराब की समस्या थी माफिया, और राजस्व की वसूली बहुत कम थी शराब से। उस समय तो 900 करोड़ के करीब थी, आज वो बहुत बड़ी पहुंच गई। उत्तर प्रदेश में 30,000 करोड़ पर है, मध्य प्रदेश में 14 से 15,000 करोड़ पर है। किसी सरकार की अर्थव्यवस्था को चलाने का आर्थिक अधिष्ठान शराब से आई हुई कमाई बन जाए, ये घातक है। इसके अंदर बहुत बड़ी चेतावनी छिपी हुई है, और इसलिए हमें राजस्व के अन्य विकल्प ढूंढने चाहिए। शराब को हमें आधार बनाने नहीं चाहिए। हाँ, ये जरूर हमारा प्रयास होना चाहिए कि अवैध बिक्री रुके, जहरीली शराब ना हो। तो इस पर तो हमें लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है। जिन थानों में बिक्री हो रही उन दरोगाओं को सस्पेंड कर दीजिए, नए लड़के वहाँ पोस्ट करिए जो उत्साह से भरे हुए होते हैं। जहाँ जहाँ, क्योंकि सब ये बॉर्डरिंग जो स्टेट है, मध्य प्रदेश सब तरफ से घिरा हुआ है, तो वहाँ वहाँ आप ऐसे अधिकारियों को पदस्थ करिए जो इस बारे में अपना कर्तव्य परायणता का पालन करें। लेकिन फिर भी मैं इसको मानती हूँ कि पूर्ण शराबबंदी नहीं हो सकती। तो एक चोरी से चल रहा व्यापार है पूरे विश्व में, और इसमें वैश्विक स्तर पर भी कार्रवाई हो रही है। कई राज्यों ने तो फांसी के भी प्रावधान कर दिए हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी बहुत कठोर प्रावधान कर दिए। लेकिन शराब सरकार की प्रणाली के द्वारा वितरित हो रही है, उस पर नियंत्रण करना तो सरकार का ही काम है। और ये बात अंत में जब शिवराज जी ने मेरी बात बहुत से लोगों से हुई, जैसे मैंने नितिन जी से पूछा जब हम हैदराबाद की कार्य समिति में थे कि यातायात नियमों के लिए लिखा है कि शराब पी के गाड़ी चलाना मना है, तो जो हाथों में बैठ कर के शराब पी रहे हैं, जैसे आशिमा मॉल है, उसमें एक फ्लोर पर 300 लोग को पीने की सुविधा है, तो एक बार में 900 लोग पी रहे हैं, 3 फ्लोर हैं, और वो पी के निकल रहे हैं वहाँ से। तो वो क्या हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं अपने घर पे? कैसे जा रहे हैं वो? तो वो शराब पी के ही गाड़ी चला रहे हैं ना। लोग खरीदें दुकान से और घर पे ले जाके पिए, और जब वो घर पे ले जाएंगे तो आप जागरूकता अभियान चलाओ। फिर तो माँ है, बहन है, बेटी है, पकड़ लेगी बोतल, वो देखेगी कि ना पीने पावे। लेकिन आप यहीं से बिठा के उसको पिला करके भेज दोगे तो या तो मरेगा या मारेगा, और जहाँ से निकलेगा असुरक्षा का वातावरण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा महेंद्रगढ़ जिले के उद्घाटन से लोगों में खुशी का माहौल है, और वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा से स्थानीय लोगों का 40 साल पहले लिया संकल्प पूरा हुआ है। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ निवासी रमा शंकर गुप्ता का कहना है कि उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक जिला नहीं बनाया जाएगा वे अपनी दाढ़ी नहीं बनाएंगे, और जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला बनाने की घोषणा की तभी उन्होंने दाढ़ी कटाई। से आज हमें बहुत खुशी है कि हमको हमारा हक मिला। हमारे पास आज कहने के लिए शब्द नहीं है, हम तो इतना ही कहेंगे, मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। उस समय मैंने संकल्प लिया था कि अब जब तक हमको हमारा हक नहीं मिलेगा, जिले का हक नहीं मिलेगा, तब तक मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को घोषणा की तो मैंने पहली बार दाढ़ी कटाई। बेमेतरा जिले के बेरला जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत देवर बीजा में गणेश विसर्जन को लेकर खास व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, सुरक्षा को लेकर पुलिस चौकी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चौकी प्रभारी डीएल सोना ने सभी गणेश समितियों के सदस्यों को निर्देशित किया कि शांतिपूर्वक गणेश विसर्जन करें और शराब का सेवन ना करें। कोई भी बाहरी व्यक्ति दिखे तो तत्काल थाने में आकर इसकी सूचना दें। साथ ही कहा कि विसर्जन के दौरान पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। जी, आज यहाँ वो गणेश विसर्जन के अवसर पर शांति समिति का बैठक रखा गया था, जिसमें हमारे देवर बीजा के गणमान्य नागरिक एवं गणेश समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। और इसमें गणेश समिति के सदस्यों को शांतिपूर्वक गणेश विसर्जन हेतु सब मतलब राय दिया गया, और किसी प्रकार की दुर्घटना घटना से वंचित रहने
मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में बच्चों की मिड डे मील का खाना खाने के बाद हालत बिगड़ गई। बताया गया है कि मध्याह्न भोजन में कड़ी पकौड़ा भी परोसा गया था, जिसे खाने के बाद बच्चों को उल्टी दस्त होने लगे और फूड पॉइजनिंग की खबर प्रशासन को लगी तो आनन फानन में पीड़ित बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भिजवाया गया। करीब आधा सैकड़ा बच्चे बीमार हो गए हैं और आपको बता दें कि प्रशासन ने भोजन का सैंपल जांच के लिए भिजवाया है। अचानक से सूचना प्राप्त हुई कि बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई है और इसमें तत्काल गाड़ी भिजवा के उनको एडमिट कराया गया, जिससे 30 बच्चों को ड्रिप लगाई गई और 28 बच्चे स्वस्थ हैं। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और इस संबंध में खून के सैंपल लिए हैं। इसकी गड़बड़ी रहेगी व्यवस्थित विधिवत जाँच की जाएगी। ये बच्चे मध्याह्न भोजन करने के बाद इनको गले में तेज जलन, पेट में दर्द और कुछ बच्चों को उल्टी की शिकायत हुई थी और जैसे ही हमको सूचना मिली तत्काल बच्चों को यहाँ उपचार दिया गया और वर्तमान में सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। लगभग 28 बच्चों को भर्ती करके उपचार किया गया और 29 बच्चे जो भर्ती योग्य नहीं थे इनको ओपीडी में ही उपचार कर और उनको छुट्टी कर दी। तो इसमें आगे कोई खतरा या किसी बच्चे की कोई हालत खराब? जिन बच्चों का स्थिति ऐसा लगता है कि उनको वॉमिटिंग हुई है उन पर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश के बालाघाट के सरकारी स्कूल से एक मामला सामने आया जहां पर मिड डे मील खाने के बाद बच्चों की हालत काफी बिगड़ गई। तो अभी बच्चों की स्थिति कैसी बनी हुई है, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, बता दें कि फूड पॉइजन के आधा सैकड़े से ज़्यादा स्कूली बच्चे जो हुए बीमार, इसलिए अभी जो स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है जिसमें लगभग 28 बच्चों को भर्ती कराया गया था और 29 बच्चों को प्राथमिक उपचार के लिए इनको छुट्टी दे दी गई है। वहीं घटना के संबंध में हमने जब जानकारी यहाँ पे एसडीएम महोदय से लिया गया तो एसडीएम महोदय ने बताया कि यहाँ पर जो है सादा बोड़ी सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं वो बीमार होने का कारण यहाँ पर जो सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन है उसको लेकर के है और इस मध्याह्न भोजन के अंतर्गत में जो बच्चों ने भोजन किया था उससे ये बीमार हो गए और बीमार होने पर जो बच्चे हैं उनको इलाज के लिए यहाँ पर लाया गया है और इस इलाज के मध्याह्न भोजन के इलाज के खाने से जो बच्चे बीमार हुए उसमें लगभग पेट में जलन, उल्टी होना और इस टाइप की बातें जो सामने आ रही थी जिससे बच्चे बीमार हुए हैं। तो काफ़ी दयनीय स्थिति इस क्षेत्र की बनी हुई थी जिसको लेकर के यहाँ पे काफ़ी जो उनके बच्चे जिनके बीमार बच्चे हैं उन लोगों के पेरेंट्स भी आए हुए थे। उन्होंने भी काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर आंदोलन करने की बात कही, लेकिन माहौल अभी शांत है और लगभग अभी 28 बच्चों को जो भर्ती कराया गया है उनकी भी हालत ठीक दिखाई पड़ रही है। वीरेंद्र, वहीं बात कर ली जाए जिन लोगों ने ये मध्याह्न भोजन बनाया था उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा क्या क्या एक्शन लिया गया है? जी जो मध्याह्न भोजन की बात करें तो जो उसकी सैंपलिंग के लिए रिपोर्ट भेजी गई है, अब वो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उसमें क्या था और कैसे मतलब बच्चे बीमार हुए हैं। इसकी जानकारी के लिए अभी हमने एसडीएम महोदय से बात भी किया तो एसडीएम महोदय ने बताया कि जांच जारी है और जल्द ही यदि ऐसा कुछ एक्शन लिया जाएगा तो बरोबर उसके ऊपर में विधियात्मक कार्रवाई की जाएगी। चलिए वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ग्वालियर यूनिवर्सिटी थाना इलाके के बाल भवन के पास उस समय सनसनी फैल गई जब ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट की बैठक से पहले बाल भवन के बाहर एक युवक ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया और आत्मदाह करने का प्रयास किया। आनन फानन में मौजूद कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों ने आग में झुलस रहे युवक को जिला अस्पताल के बर्न यूनिट पहुंचाया और जहां उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार युवक पडाव थाना इलाके में संचालित एक होटल में काम करता था और 3 महीने से वेतन न मिलने से परेशान चल रहा था। ऐसे में युवक ने ये आत्मदाही कदम उठाया। मैम, एक युवक ने आग लगाई है, क्या पूरा मामला है? हाँ, आज सुबह हमें इन्फॉर्मेशन आया है कि हमें यूनिवर्सिटी थाने के क्षेत्र में एक युवक काफ़ी परेशान था। वो नौकरी करता था एक जगह में जहाँ पे उसको पैसे नहीं मिल रहे थे। अब फिर वो फ्रस्ट्रेट था, इसलिए उसने अपने आप को आग लगाने का कोशिश किया है। तो उसमें हमें ये देखना है
एक तो वो प्राइवेट संस्था था जहाँ पे वो नौकरी करता था, तो उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो हमें इस मैटर को तस्दीक करना पड़ेगा कि क्या वो सच में पीड़ित था और उस हिसाब से हम जांच करेंगे। मैम अभी कुछ युवक से बातचीत हुई, कुछ पता लगा? अभी तो वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एक बार वो नॉर्मल हो जाए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एसीबी की टीम ने शिक्षा विभाग में पदस्थ लिपिक को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी लिपिक ने निजी स्कूल के नवीनीकरण के नाम पर पीड़ित से रिश्वत मांगी थी और लिहाजा पीड़ित ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी और आरोपी के पास से रिश्वत के 15,000 एक्सयूवी वाहन को जब्त करने कर ये जो है मामला दर्ज किया गया है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ग्राम साल्ही, तहसील रामानुजनगर, जिला सूरजपुर में गुरुकुल विद्यापीठ जो प्राथमिक शाला अबलिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय संचालित है, जो शासन की तरफ से मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2021-22 में उक्त विद्यालय के मान्यता को नवीनीकरण कराने हेतु वहाँ का जो संचालक है उनके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लेखापाल श्री जुगेश्वर प्रसाद के पास में एप्लीकेशन जमा किया गया था और उनके द्वारा काफ़ी समय से उस काम को रोक कर रखा गया था और शिकायतकर्ता से कहा गया था कि मान्यता को नवीनीकरण कराने हेतु 15,000 रुपये उसको देना पड़ेगा रिश्वत, तब जाके उनके द्वारा उसका कागज़ तैयार करके ऊपर से वो मान्यता दिलवाएगा। जो शिकायतकर्ता के द्वारा उनको रिश्वत देना नहीं चाहता था, इस कारण से वो एसीबी कार्यालय अंबिकापुर में आकर के एक एप्लीकेशन दिया था और उक्त एप्लीकेशन के आधार पर हमने वो शिकायत का सत्यापन कराया, जिसमें जुगेश्वर प्रसाद के द्वारा 15,000 रुपये रिश्वत मांगने की बात की सहमति दी थी, जो रिकॉर्डर में आया था। इसके पश्चात हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से जो ब्यूरो कार्यालय रायपुर में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा किए और उनके ही मार्गदर्शन में आज ट्रेप का आयोजन किया गया था, जो प्रार्थी से 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों आज गिरफ्तार हुआ है। क्या कार्रवाई की गई? जो धारा 7 PC एक्ट 1988 यथा संशोधन अधिनियम 2018 के तहत उसको कार्रवाई की जाकर अभी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से मंडला, डिंडोरी, दमोह और सिवनी जिले के कोटे का यूरिया संबंधित डबल लॉक केंद्रों तक नहीं पहुंच पाने के मामले में सख्त कार्रवाई की तैयारी है। प्रशासन की ओर से कराई गई जांच में साफ हो गया है कि कंपनी के प्रतिनिधि ने शासकीय केंद्रों का यूरिया कहीं और उतरवा दिया। मामला कुछ इस तरह से रहा कि 25 अगस्त को जबलपुर के कछपुरा माल गोदाम पर यूरिया का रैक खाली हुआ। यहां से यूरिया आसपास के जिलों को भेजा गया था और कृषि विभागों के संयुक्त संचालक KS नेताम का कहना है कि संबंधित जिलों के उप संचालक कृषि को इस बात का पता लगने के लिए निर्देशित किया गया है कि जांच कमेटी का अध्यक्ष संबंधित जिले के DMO को बनाया गया है। इन टीमों ने 2 दिन की जांच के बाद रिपोर्ट संभागीय आयुक्त B चंद्रशेखर को सौंप दी। देखिए, ये हम लोग तो कार्यक्रम जारी करते हैं। यहाँ पर जो आता है संभाग में जो रेक पॉइंट कछपुरा है, कछपुरा में जो भी रेखें लगती हैं उसका जो है हम जो डिप्टी डायरेक्टर और जो मार्केट के जो वहाँ पर जो प्रबंधक होते हैं उनसे प्रोग्राम लेते हैं कहाँ कहाँ कितनी की आवश्यकता है। उसके अनुसार जो है जो रेखें लगती हैं उसकी क्वांटिटी को जो है डबल लॉक वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और मटेरियल वैसे जाता रहता है। और यदि कोई क्वांटिटी नहीं आती है तो वो सूचना हमको वहाँ के जो डबल लॉक के इंचार्ज होते हैं उनसे ही आती है, तब पता लगता है कि किस कंपनी का जो है मटेरियल कम गया ज़्यादा गया। तो हम लोगों ने 25 तारीख को यहाँ का कार्यक्रम जारी कर दिया था। करने के बाद जो है फिर हम लोगों ने जो है उसका फॉलोअप किया, पता लगाया कि इसमें मटेरियल, कई लोग पेपर में न्यूज़ में आने लगा कि इसमें मटेरियल नहीं गया। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी एक आदेश जारी कर दिया है। डिंडोरी के लिए अलग से कर दिया, मंडला के लिए अलग कर दिया, सिवनी के लिए और जबलपुर के लिए। तो जबलपुर रैक पॉइंट है चूँकि यार इस यहाँ की मटेरियल जो है हमारे दूसरा संभाग जो है वो है सागर, तो वहाँ भी जाता है दमोह में, तो वहाँ 200 मेट्रिक टन जो है वहाँ का भी एलोकेशन है जी, वगैरह और तेंदुखेड़ा का।
बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से मंडला, डिंडोरी, दमोह और सिवनी जिले के कोटे का यूरिया संबंधित डबल लॉक केंद्रों तक नहीं पहुंच पाने के मामले में सख्त कार्रवाई की तैयारी है। प्रशासन की ओर से कराई गई जांच में साफ हो गया है कि कंपनी के प्रतिनिधि ने शासकीय केंद्रों का यूरिया कहीं और उतरवा दिया है। मामला कुछ इस तरह रहा कि 25 अगस्त को जबलपुर के कचपुरा माल गोदाम पर यूरिया का रैक खाली हुआ। बेमेतरा जिले के नवागढ़ में विधानसभा स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक और संसदीय सचिवालय गुरुदयाल सिंह बंजारे शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के 72 शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करने वाले 11 शिक्षक शिक्षिकाओं को भी शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि गुरुदयाल सिंह बंजारे ने कहा कि जिस तरह एक सुनार सोना तपाकर उसे सही आकार देता है, ठीक उसी तरह शिक्षक भी खुद को तपाकर विद्यार्थियों को सफलता के शिखर की ओर पहुंचाता है और शिक्षक एक दीपक की तरह जलकर अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान की रोशनी में छात्रों को लाता है और उन्हें काबिल बनाता है। सभा स्तरीय जिसमें नवागढ़ ब्लॉक, बेमेतरा ब्लॉक के समस्त शिक्षकों को आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर में सम्मान समारोह होना था और सेवानिवृत्त शिक्षकों का भी सम्मान किया गया है। ऐसा ही आयोजन काफी दिनों बाद ये सम्मान समारोह जी कोविड के कारण नहीं हो पाया था, अभी पहले ये दफ़ा हुआ है। आगे अभी चालू है, हम निरंतर चले। छत्तीसगढ़ के महासमुंद से के सरायपाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। आपको बता दें टीम ने आरोप में एक महिला दलाल समेत 3 अन्य महिला और एक ग्राहक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों से अवैध तरीके से कमाई नकदी रकम और आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की गई हैं। मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी आकाश राव ने बताया कि 7 सितंबर को मुखबिर की सूचना मिली कि पतेरापाली स्कूल के सामने एक महिला अपने किराए के मकान में बाहर की लड़कियों को लाकर देह व्यापार चला रही है और सरायपाली थाना प्रभारी आशीष वासनिक, साइबर सेल प्रभारी संजय राजपूत व उनकी टीम ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। सरायपाली थाना क्षेत्र में विगत कुछ दिनों से ग्राम पतेरापाली के क्षेत्र के आसपास जो है अनैतिक देह व्यापार की सूचना मिल रही थी। उक्त सूचना पर तस्दीकी एवं उचित विधि सम्मत कार्रवाई हेतु माननीय पुलिस अधीक्षक महासमुंद श्री भोजराम पटेल सर द्वारा इसमें एक टीम गठित की गई, जिसमें कि एसडीओपी बिथौरा विरोध विंज और थाना प्रभारी सरायपाली आशीष वासनिक व क्राइम टीम के द्वारा जो है इसमें संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए पॉइंटर के माध्यम से उक्त क्षेत्र में पतेरापाली क्षेत्र में एक किराए का मकान लेकर रह रही एक महिला है, वहां पर घेराबंदी की गई। तो पॉइंटर द्वारा तस्दीकी किए जाने पर उस क्षेत्र में जो है रेड कार्रवाई कर वहां से इस कार्य को कराने वाली एक महिला, उसके साथ 3 अन्य महिलाएं जो कि क्रमशः उड़ीसा, सारंगढ़ और रायगढ़ क्षेत्र की रहने वाली है, वह एक लड़का जो है जिसका नाम दिनेश नायक है जो कि सरायपाली क्षेत्र में रहने वाला है। 5 व्यक्तियों को आपत्तिजनक सामग्री के साथ वहां पर से हिरासत में लिया गया तथा इस कार्य से कमाई गई जो रकम है प्राप्त की गई, तो उस रकम को इसमें बरामद किया गया है। इनके विरुद्ध जो है पीटा एक्ट के तहत धारा 3, 4, 5, 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है तथा आपराधिक प्रकरण दर्ज कर इन्हें विधिवत गिरफ्तार कर माननीय सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें जो है जो उक्त महिला है जिसके द्वारा इस व्यापार का संचालन किया जा रहा था, विगत 6 वो केजुआ तरफ की रहने वाली है और विगत 6 माह से उस क्षेत्र में मकान किराए में लेकर रह रही है तथा इसमें लगातार हमें विगत सप्ताह से शिकायतें मिल रही थी स्थानीय नागरिकों के माध्यम से, थाना प्रभारी के माध्यम से कि यहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं जो है की जा रही है। इस पर एक रणनीति और टीम बनाकर हमारे द्वारा कार्यवाही करते हुए इस प्रकार कार्रवाई की गई। इसमें जो है पूछताछ जो है मेरा मालूम है कि इसमें जो कुल मिलाकर जो सम्मिलित लोग हैं, कुछ लड़कियां जो इसमें। मध्य प्रदेश में आवारा मवेशियों को लेकर दिन प्रतिदिन किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि इसके संबंध में आज रीवा जिले के हनुमाना एसडीएम कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल और सैकड़ों की संख्या में किसानों ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन पत्र सौंपा है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के संभागीय मंत्री सुनील मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने हनुमाना एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर शासन से ये मांग की कि जल्द से जल्द गौवंश की रक्षा के लिए संचालित गौशालाओं में
तथ्यात्मक जांच कराई जाए और एरा प्रथा पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। किसानों के द्वारा अपनी अन्य विभिन्न समस्याओं को लेकर भी एसडीएम को ज्ञापन पत्र सौंपा गया और वहीं एसडीएम के द्वारा सभी को ये आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निराकरण प्रशासनिक स्तर पर कराया जाएगा। विभिन्न विषयों के संबंध में बजरंग दल की ओर से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और उनकी कुछ मांगे हैं, तो उन मांगों के संबंध में हम विचार कर रहे हैं कि इसमें प्रशासनिक तौर से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से जो एरा प्रथा है वो एक सामाजिक समस्या है। अभी किसानों के खेतों में फसल है, बावजूद इसके वही किसान अपने मवेशी को छूट दे रखे हैं, तो इस प्रकार से कहीं न कहीं किसानों की फसल भी वो मवेशी नुकसान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो गांव के प्रमुख मार्गों पर बैठे रहते हैं या वहाँ झुंड बना करके खड़े रहते हैं, जिससे तेज रफ्तार वाहन से दुर्घटना भी होती है। सर हमारा पशुओं को क्या है कि अगर आप एक दो मामला हो, 10-20 मामला हो तो आप त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह से वो घूमते रहते हैं कि वहाँ पर यह असर्टेन करना कि मवेशी किसका है, इसकी पहचान स्थापित करना, ये एक समस्या का विषय है। उसमें जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हमारे क्षेत्र में। एसडीएम महोदय को मैं गौ महोर है, गौवंश, गौ हत्या और गौशाला संचालित नहीं है, गौ हत्या हो रही है। इसी संबंध में एसडीएम साहब को मैं 6 तारीख को ज्ञापन दिया था और आज यही उनको मेरा कि भाई मेरी मांग है कि भाई एमपीआरडीसी को के ऊपर कार्रवाई हो। वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, गौशाला एक भी संचालित नहीं है, मतलब टोटल घोटाला चल रहा है। इसी के माध्यम से मैं आज यहाँ धरना प्रदर्शन करने आया था। यहाँ आपके साथ आश्वासन दिया गया है कि मैं बोले कि 9 गौशाला में संचालित करवाया हूँ, लेकिन फिर भी 9 गौशाला चल नहीं रही हैं, तो बोले हैं कि मैं देखता हूं, अगर 9 गौशाला में फिर से देखेंगे अपने तरीके। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र ग्राम महीदही में संचालित गौठान का निरीक्षण कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने किया। आपको बता दें कि गौठान संचालित करने वाली सहायता समूह की सभी महिलाओं से गोबर खरीदी, विक्रय, उत्पादन और आमदनी के संबंध में चर्चा की गई। वहीं अब तक गौठान से 1,96,000 आमदनी हुई है। तो चलिए मेरे साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनवी न्यूज़। नमस्कार।